अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने फेसबुक पे शेयर किया था कि हम डिफरेंट कोर्सेज की प्ले लिस्ट स्टार्ट करेंगे, तो आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं आईबीएफ का कोर्स, फाइनेंस फॉर मैनेजर का। फाइनेंस फॉर मैनेजर के कोर्स के लिए जो फैकल्टी मेंबर हमारे पास है वो डॉक्टर अख्तियार हैं। बाकी कोर्स आउटलाइन में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे, डॉक्टर अख्तियार की प्रोफाइल क्या है, वो डॉक्टर अख्तियार अभी खुद शेयर कर लेते हैं आपके साथ। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मान अली। सर, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन है जो ब्रीफ वो अपना थोड़ा शेयर कर लूँ और उसके बाद ठीक है स्क्रीन में सर जी। जी जी सर, स्क्रीन शो हो रही है सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अख्तियार अली है और मैंने पीएचडी कंप्लीट किया है मैनेजमेंट साइंसेज इन 2016 और करीबन 6 इयर्स कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और 7 इयर्स टीचिंग। और अगर पीएचडी टाइम्स को जो है रिसर्च काउंट किया जाता है तो वो 3.5 इयर्स है। अपार्ट फ्रॉम पीएचडी मैंने पोस्ट डॉक्टरेट भी कंप्लीट किया हुआ है 2020 में और अभी तक मैं 28 रिसर्च पेपर्स हैं इंक्लूडिंग कॉन्फ्रेंसेस हैं। उसके साथ मैं कुछ जो रिसर्च जर्नल्स हैं नेशन वाइड या इंटरनेशनली उनका रिव्यूअर भी हूँ और एचईसी अप्रूव्ड सुपरवाइजर। अब चलते हैं कोर्स कंटेंट की तरफ। तो as you know, the name of the course is Business Finance या Introduction to Business Finance। ये प्रीलिमिनरी कोर्स है फाइनेंस के लिए और मैं चाहता हूँ कि इसमें जो स्टूडेंट्स आएंगे उसकी थोड़ी प्रोग्राम वाइज आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो ये प्रोग्राम एमएस में तो नहीं है, अमूमन एमबीए में है, बीबीए में, बीकॉम में, या जो स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कोर्सेज में अकाउंटेंट की तरफ जा रहे हैं उनके पास भी ये कोर्स मौजूद है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो इन डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं वो इस सेशन का या इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। उसके साथ प्री रेक हैं या प्री रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर दिस कोर्स। तो ये जो मैंने 2 प्री रेक लिखे हैं ये कोई 100% मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स वहाँ अलबत्ता काफी यूज किए जाएंगे। तो आई फील लाइक इफ यू आर गुड एट लीस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग के कुछ जो टर्म्स यूज होंगे वो अगर आपको आते हैं तो यू वुड बी वेरी फिट फॉर दिस कोर्स। उसके अच्छा सर, साथ एक और साथ चीज, आपने जो फॉर्म रूम मेंशन किया है इसके अंदर बीएस फाइनेंस और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे ना? मतलब ये जी भी जी आपने अच्छा बताया कि किस किस प्रोग्राम के लिए अच्छा है। मेरे माइंड में तो सिर्फ बीबीए था, लेकिन अच्छा आपने ये भी कवर कर दिया कि एमएस वालों में भी कोर्स होता है, बीकॉम में भी होता है, सीएफए वालों में भी होता है, आई थिंक इन बिल्कुल सब में भी कवर होता है, राइट? जी जी बिल्कुल। और आपने सही बोला, इसमें मैं बीएस ऐड भी कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि बहरिया तो में, सीबीएम में, आईबीएम में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बीएस फाइनेंस भी ऑफर करती है और इकोनॉमिक्स भी ऑफर करती है। तो जो इकोनॉमिक्स में ऑफर करते हैं उनमें भी कवर हो जाएगा, तो अच्छा ऑडियंस भी बन जाएगी इस मामले में। बीएस इकोनॉमिक्स है, बीएस बैंकिंग है, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस है, जी बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है। ये सारे स्टूडेंट्स इस कोर्स को उसके लिए मैंडेटरी है, वो इसको किसी न किसी सूरत में पढ़ते रहते हैं। ठीक है सर, इसमें एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं सर। कोर्स का नाम कुछ यूनिवर्सिटीज में इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस के नाम पे भी है, तो जी मतलब जी बिजनेस फाइनेंस हो जाए, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस हो जाए। आसान जबान में ये फाइनेंस का ये पहला कोर्स है, मतलब जिसने फाइनेंस जी आज तक बिल्कुल कभी भी नहीं पढ़ी उसके लिए इंट्रोडक्शन है, उसके लिए फर्स्ट कोर्स होगा ये, तो स्टार्ट कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंस को इंटरनेशनली नाम दिया जाता है, वो भी इसके लिए नाम है। तो ये फाइनेंस में जो अर्ली कोर्सेज हैं उनमें से एक ये कोर्स है। ठीक है सर। सेकंड, अच्छा। आपने पीरियड भी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, जहां तक सर मुझे याद पड़ता है, अकाउंटिंग चाहे इतना अच्छा आता हो ना हो, लेकिन मैथ थोड़ी बहुत आना जरूरी है, थोड़ा बहुत लीनियर अलजेब्रा आना जरूरी है, क्योंकि जी बिल्कुल फॉर्मूलाज को थोड़ा राइट लेफ्ट करना पड़ता है, और जिनका बेसिक लीनियर अलजेब्रा भी क्लियर नहीं होता वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। एक फार्मूले से हमने 3 से 4 फार्मूले ड्राइव करने होते हैं। तो अगर बेसिक अलजेब्रा आता होगा तो वैल्यूज को राइट लेफ्ट करके फिर हम वो भी कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत बेसिक अलजेब्रा की आई थिंक रिक्वायरमेंट होगी। हम्म। असल में मैं अकाउंटिंग के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ अकाउंटिंग के टर्म्स यहाँ यूज होंगे, बेसिक्स हैं वो, जी या कुछ फाइनेंस के टर्म्स हैं या बिजनेस के टर्म्स हैं वो भी यूज होंगे। तो इसलिए मैंने ये भी कहा है कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसमें आप 100% फिट हैं तो आप एलिजिबल हैं कोर्स के लिए, लेकिन ठीक है सर। समहाउ नो द अकाउंटिंग टर्म्स तो इस कोर्स के लिए यू आर ओके, आप सीख ठीक सकते है हैं, सर। ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका जो सर मेथड होगा डॉक्टर साहब वो लेक्चर
प्लस असाइनमेंट्स। जो असाइनमेंट्स होंगे वो हम एक्सेल शीट में भी कुछ डेटा देंगे कैलकुलेशंस के लिए फॉर फ्यू लेक्चर्स, और कुछ रिटन फॉर्म में भी होंगे, ताकि एक कॉग्निटिव अप्रोच है जो स्टूडेंट का या उनका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है या लर्निंग कैपेसिटी है, उसको असेस करने के लिए ये थोड़ा पार्ट होगा इस पूरे सेशन का। सर इसका मतलब ताकि ये है, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई वीडियो देख लिया तो नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले पुराने वीडियो में जो असाइनमेंट दिया हुआ है पहले उसको सॉल्व करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मूव करें, यही कंसेप्ट है। जी जी, इस सॉल्यूशन से वो इन अदर वे प्रैक्टिकली और भी इन हो जाएगा, क्योंकि इस कोर्स में काफी कंप्यूटेशन के काम होंगे, कैलकुलेशन के काम होंगे। एक जब सुनते हैं स्टूडेंट तो दे फील लाइक कि उसको समझ में आ रहा होता है, बट जब वो खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो दे विल हैव आइडिया कि वो कहाँ तक और कितना सीख पाए हैं। ठीक तो है, दीज मतलब कंक्लूजन यही है कि असाइनमेंट नेक्स्ट वीडियो पे मत जाए जब तक पुरानी वीडियो के असाइनमेंट कंप्लीट मत कर लें। 100% जी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि अगर उसने कोई वीडियो देखी है, कोई लेक्चर देखा, उस लेक्चर में किसी असाइनमेंट को दिया गया है तो पहले वो असाइनमेंट सॉल्व करें, उसके बाद फिर वो मूव करें नेक्स्ट लेक्चर पर, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। असाइनमेंट्स को एटलीस्ट 50% तो लाजमी करें, अगर उसमें क्वेश्चंस 4 हैं तो 2 तो लाजमी अटेम्प्ट करें उसमें। अच्छा सर, इसमें एक और चीज काइंडली गाइड करें। अब यूनिवर्सिटी की अच्छी सी की रिक्वायरमेंट होती है मैनुअल कैलकुलेशन की, बच्चों ने मिड टर्म फाइनल देना होता है सब मैनुअल, ठीक है? उनको मैनुअल सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। जब हम अक्सर वर्कशॉप करवाते हैं तो हम लोग एक्सेल सिखा रहे होते हैं, हम लोग सिखा रहे होते हैं कि एक्सेल पे सारी एन्युटीज, ये फ्यूचर वैल्यूज, ये सब कैसे कैलकुलेट होगा, आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा। तो इन लेक्चर्स के अंदर हम सिर्फ मैनुअल फार्मूलाज देखेंगे या एक्सेल में भी देखेंगे एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करना है? हम शुरुआत करेंगे मैनुअल के साथ, ठीक है, और एक्सेल का टच इसलिए देंगे क्योंकि वो अल्टीमेटली जब वो जॉब मार्केट्स में जाएंगे तो एक्सेल की चीजें उनको ज्यादा फायदेमंद हो जाएंगी, उनका टाइम ठीक है। बचेगा। मतलब वी स्टार्ट पर्पस हमारा विद एक्सेल ही है, लेकिन फार्मूला हम इसलिए सीखेंगे ताकि हमें पीछे की थ्योरी पता हो जाए, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाए। इन दी एंड हमें करना तो एक्सेल में ही है, और किसी को फार्मूला नहीं पता होंगे उनकी थ्योरी थोड़ी वीक हो जाती है। तो बेहतर यही हम सॉल्व एक्सेल पे करेंगे, लेकिन फार्मूला डिस्कस करेंगे ताकि पीछे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमारा अच्छा हो जाए। फार्मूला डिस्कस करेंगे, और उस फार्मूले बेस पे जो एक बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे। ठीक है सर, और ठीक है। उसके बाद एक मतलब इन अदर वे के बेसिक्स, एंड देन एक्सेल शीट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है सर, ठीक है सर, परफेक्ट है सर। और जो इसके लिए ड्यूरेशन होगा वो अभी हम देखेंगे, जो कोर्स कंटेंट है उस हिसाब से वी विल बी जी जी कवरिंग, टाइम कितना लगेगा वो जी उस जी हिसाब से आ जाएगा। उसको अब मैं फ्लैश कर रहा हूँ। जी क्लियर है सर? जी जी सर। सर ड्यूरेशन फिक्स वैसे भी नहीं कर सकेंगे, ड्यूरेशन का हमें अंदाजा नहीं है। 30 वीडियोस बनती है, 35 बनती है, तो देखते हैं। बाकी कोर्स आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं। जी, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद along with assignments and readings, compulsory readings, we expect कि कुछ ये outcomes minimum जाहिर होंगे स्टूडेंट्स की कैपेसिटीज को लेके। पहला है कि फंक्शंस ऑफ बिजनेस, फाइनेंस एंड फाइनेंस मैनेजर्स रोल, बेसिक्स अबाउट फाइनेंस थियरीज, एप्लीकेशंस, या कॉर्पोरेट फाइनेंस में डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे पहुंचा जाता है। एंड देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वी नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में कवर कर चुके होते हैं। ठीक इसलिए है। मैं कह रहा था कि कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत होंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें एंड सर देन हमको यू स्टॉक विल मार्केट में भी फायदा हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में जब वो कंपनी का एनालिसिस करते हैं थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो वाली चीज भी इसमें कवर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कंपनी के पोजीशन को देखना कहते हैं, कैसे डिसाइड करना है कंपनी अच्छी है कंपनी बुरी है। तो ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके अंदर स्टॉक मार्केट का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एटलीस्ट जो रेशियो का पार्ट है वो मिनिमम ठीक हो है, जाएगा। ठीक है। और एंड देन क्योंकि कम्स के, वेबसाइट पे भी सिर्फ रेशियोज ही दी होती है, आप स्टॉक मार्केट के किसी भी वेबसाइट पे जाए ना, 99% इंफॉर्मेशन उन्होंने रेशियोज में ही दी होती है। अगर वो रेशियो में है तो उसकी इंटरप्रिटेशन वो स्टूडेंट समझ सकते हैं आराम से, जो एक कोर्स को ठीक है सर, build परफेक्ट। करेंगे, या ठीक है, कुछ कंप्यूटेशन खुद भी कर सकेंगे। ठीक है सर। देन कम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कैलकुलेशंस डिफरेंट एंगल से, डिपेंडिंग अपॉन जो केस स्ट्रीम की पैटर्न क्या बनते हैं उस हिसाब से इसके डिफरेंट टाइप्स बनते हैं। वो कॉन्सेप्ट प्लस वो टाइप्स वो डिस्कस किए जाएंगे।
सर टाइम And then वैल्यू ऑफ मनी को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें ताकि जिनका फाइनेंस का अकाउंट का बैकग्राउंड नहीं है उनको समझ में आ जाए टाइम वैल्यू ऑफ मनी से मुराद क्या है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जो बेसिक और आसान अल्फाज में वही है कि वक्त के साथ जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या सेम रहती है या कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये अनदर वे कि जो वक्त के साथ इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के साथ करेंसी की वैल्यू सेम रहती है वर्थ वाइज। एक है करेंसी की डिनोमिनेशन, सपोज वी हैव करेंसी ऑफ 5000 नोट है, जो 5000 नोट 2010 में जितनी चीजें इससे खरीद सकता था, क्या 2023 में भी 5000 से उतनी चीजें खरीद पाऊंगा। ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, क्या वक्त के साथ करेंसी की वैल्यू, एक्चुअल परचेजिंग वैल्यू, वर्थ, परचेजिंग पावर वो सेम रहती है या नहीं रहती। उस कॉन्सेप्ट को लेके टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है सर। उसके बाद रिस्क रिटर्न या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स इनेबल हो जाएगा कि यहाँ तक पहुँच सके और इनके डिफरेंसेस को देख सके। उसके साथ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कंपनी है, वी नो कि कंपनीज के पास जो फंड्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या टोटल एसेट्स का जो वॉल्यूम है वो दो सोर्सेज से एक्यूमुलेट होता है। एक कंपनी का अपना पैसा जिसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं, और सेकंड है कि अदर्स मनी जिसको हम कर्जा या डेट या लायबिलिटी का नाम देते हैं। तो इस मेथड में हम स्टूडेंट इसको कंप्लीट करने के बाद देख पाएगा कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के लिए ज्यादा बेहतर है मुनाफा बनाने के लिए। इन अदर वे कर्जे का एक्सटेंड कितना होना चाहिए, ओनर्स इक्विटी किस हद तक होनी चाहिए, ताकि किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए वो ज्यादा मुनाफा जनरेट कर सके। और लास्ट में आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी जितने भी फंड्स अवेल करती है, चाहे वो शेयर मार्केट के थ्रू हो या फिर लायबिलिटी सोर्सेज के थ्रू हो, इंक्लूडिंग बॉन्ड्स हो या कोई और लोन्स हो, उसकी एक खास प्राइस होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद स्टूडेंट पता लगा सकता है कि कंपनी ने जितने सोर्सेज अवेल किए हैं पैसे को इकट्ठे करने के लिए, चाहे वो इक्विटी नेचर की हो या डेट नेचर की हो, उसका ओवरऑल ऑन एवरेज कितना कॉस्ट कंपनी बियर करेगी। तो ये बड़े बेसिक हैं लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और इन्हीं लर्निंग आउटकम्स को अवेल करने के लिए कुछ लेक्चर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ तो ये HEC को हम थोड़ा फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें वीक वाइज इंफॉर्मेशन है, इसको हम लेक्चर वाइज इसे हम टॉपिक डिस्कस वाइज कर कर लेंगे सर, क्योंकि हो सकता है कुछ टॉपिक टॉपिक वाइज। पे कुछ टॉपिक पे कम टाइम लगे, कुछ पे ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि HEC ने जो हमें 3 घंटे दिए होते हैं, वीडियो से जाहिर बात हमारे कोई 20 मिनट्स की होगी, कोई 30 मिनट्स की होगी, तो वीक वाइज चलने से पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, तो बेहतर हम चैप्टर वाइज चल लें, टॉपिक वाइज चल लेंगे। ऐसे करेंगे। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स के दौरान जिस मौजू को या टॉपिक्स को हम छेड़ रहे थे, उसकी डिटेलिंग के साथ डिस्क्रिप्शन और क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है, इस इंट्रोडक्शन की वीडियो की यूट्यूब के लिंक के अंदर मैं कोर्स आउटलाइन अपलोड कर दूंगा, ये PDF फाइल। और इसके अलावा हमारे जितने भी लेक्चर्स होते रहेंगे, गूगल ड्राइव में मैं एक पूरा डेटाबेस बना लूंगा, जो भी इस लेक्चर के अंदर PPT या PDF यूज होगी वो मैं उसकी यूट्यूब की वीडियो में लिंक में डाल दूंगा। तो इंट्रोडक्शन में ये लर्निंग आउटकम हो चुके हैं, तो फिर हमें ये वीक वाइज तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं कर रहे इसको, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन जो बुक्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इस कोर्स में ज्यादा अलाइन होंगे, वो ये 4 कोर्सेज हैं, बुक्स हैं। इसके साथ साथ अदरवाइज आपके पास कोई भी फाइनेंस की बुक हो जिसमें ये कोर्स कंटेंट ज्यादा से ज्यादा कवर हो रहा हो, उसको भी लेके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े ही फेमस और इजीली अवेलेबल बुक्स भी हैं और इंटरनेशनली ज्यादा ये रिकमेंड की जाती हैं। मैं ऐसा है कि PDF सर्च करके वो भी यूट्यूब के लिंक में डाल देता हूँ, ज्यादा आसानी हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। जी जी, ये इजीली अवेलेबल होंगी, कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं ढूंढ लेता हूँ सर, जितनी PDF मेरे पास अवेलेबल है मैं सब यूट्यूब के लिंक पे डाल देता हूँ, ताकि फिर वहीं से वो डाउनलोड कर लें। इंट्रोडक्शन में कोई और चीज की रिक्वायरमेंट है सर? नहीं, इसके साथ बस ये है कि जितने भी होंगे तो वो एक सीक्वेंस के साथ इस लेक्चर्स का हिस्सा बनेंगे, सेशंस का, तो ज्यादा फायदा हो। ठीक है सर, वो तो सब मैं अपलोड इस तरह करूंगा, मतलब वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करूंगा कि पहले ये लेक्चर होगा, उसके बाद ये लेक्चर होगा।
दूसरी बात सर, इसके लिए किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी? जैसे हम डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं इस कोर्स के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, इस कोर्स के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो इस पर्टिकुलर नहीं कोर्स के लिए एक्सेल काफी नहीं, अभी होगा या अभी कोई? नहीं नहीं, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी, ठीक क्योंकि है। ये बेसिक है बिल्कुल कोर्स फाइनेंस में। हम थोड़ा बहुत एक्सेल भी एडिशनल चीजें बताएंगे ताकि उसको आसानी हो अपने प्रोजेक्ट्स को डील करने के लिए, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट्स में काफी टीचर्स प्रोजेक्ट्स भी दे देते हैं, ठीक तो है। वो एक्सेल शीट में काम करेंगे तो उनको आसानी हो जाती है, तो उस हिसाब से हम एक्सेल का थोड़ा टच दे देंगे। अदरवाइज ये बेसिक है तो ज्यादा इक्वेशंस या फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करते हुए समझाते हुए कवर करेंगे। ठीक है सर, इसके अलावा सर हमारे यहाँ एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है नॉर्मली, जो हम लोग ना मैथ्स के लिए सॉल्व करते हैं। अक्सर लोग एक वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर, तो क्या फाइनेंस का अलग से कोई कैलकुलेटर आता है या फिर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ही सारे सॉल्यूशंस हो जाते हैं? आजकल जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ रहे हैं उसमें ये फाइनेंस के काफी इक्वेशंस ऑलरेडी मौजूद हैं, जो लेटेस्ट वाले हैं, तो वो ठीक भी है। चल जाएगा। लेकिन फाइनेंस का कोई अलग से भी कैलकुलेटर आता है, नहीं आता सर? वो पहले इसका आता था नाम, लेकिन अब तो वो एक जेनेरिक बन गया है ठीक जो है, क्योंकि साइंटिफिक अब वही काफी फंक्शन साइंटिफिक के अंदर आ गया तो फिर जी अलग से आना बंद हो गया होगा। जी जी। ठीक है सर, ठीक है सर। सर इंट्रोडक्शन में कोई और चीज रहती हो तो कवर करना चाहें? नहीं, बस काफी हो गया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी।